हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। प्लैनेटरी मोशन हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द एस्ट्रोनॉमर्स सिंस द एंशिएंट टाइम। सो जो प्लैनेटरी मोशन है, जो प्लैनेट्स का जो मोशन होता है, वो कई समय पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा था। बिफोर गैलीलियो ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशन वर मेड विद एन नेक्ड आइज। सो गैलीलियो के पहले जितने भी प्लैनेट की जो पोजीशन है वो सब नेक्ड आइज से देखी गई है। बाय द 16th century a lot of data were available about the planetary position and the motion। 16th century के पहले बहुत सारा डेटा अवेलेबल है प्लैनेटरी पोजीशन में भी और मोशन में भी। सो जोनास कैल्कुलर स्टडीज दिस डेटा। जोनास कैल्कुलर ने इन सभी डेटा के बारे में पढ़ाई करी। ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ अ प्लैनेट फॉलो द सर्टेन लॉ। उन्होंने पाया कि ये जो प्लैनेट का जो मोशन है, जो प्लैनेट मूव करते हैं, वो किसी सर्टेन लॉज की वजह से मूव करते हैं। ही स्टेट्स द 3 लॉज डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन। उन्होंने 3 लॉज दिए। दिस आर नोन एज कैल्कुलस लॉ व्हिच आर गिवन बिलो, जिससे अब हम लोग कैल्कुलस लॉ के बारे में जानते हैं। अब हम लोग कैल्कुलस फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकी। सो जो प्लैनेट की ऑर्बिट है वो एक इलिप्स है, इलिप्टिकल मोशन में मूव करते हैं सन के आसपास। शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। द पोजीशन ऑफ अ सन इज इंडिकेटेड बाय एस। कैल्कुलस सेकेंड लॉ है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो लाइन प्लैनेट और सन को स्वीप कर रही है वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रही है। एंड द थर्ड लॉ ऑफ कैल्कुलस इज द स्क्वायर ऑफ इट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो उस प्लैनेट का सन के आसपास का जो रिवॉल्यूशन है उसको हमने स्क्वायर किया है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। क्यूब होगा उसकी जो डिस्टेंस है उस प्लैनेट की सन से, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। All the above consideration, including the calculus law, lead to the Newton to formulate his theory of universal gravity। So जितने भी हमने पढ़े ऊपर कंसिडरेशन कैलकुलस लॉ के, वो लीड करते हैं न्यूटन के फॉर्मूले को। According to this theory, every object in the universe attract every other object in a definite force। न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ पर, हमारे यूनिवर्स में हैं, वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक डेफिनेट फोर्स के साथ। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी आता है 5 मार्क का। सो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं M1 एंड M2, जो कि डिस्टेंस D डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। सो हम इसको डिनोट करेंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो G कांस्टेंट आ जाएगा। G इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर
kilogram inverse 2. The value of g was first experimentally measured by the Henry Cavendish. In SI units, its value is 6.673 into 10 to the power 11 Newton meter square kilogram inverse 2. The center of a mass of an object is a point inside or the outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. The center of mass of a spherical object having the uniform density in the geometrical sentence center. The center of a mass of any object having the uniform density is known as centroids. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। हम एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कल में मूव कर रहा है। We have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted when a force directly towards the center of circle. So हमने पहले देख रखा है वो ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब कोई फोर्स उसके सेंटर पर अप्लाई होगी। This force is called the centripetal force. उस फोर्स को हम बोलेंगे centripetal force. If m is the mass and v is the speed and r is the radius, then it is shown that F is equals to mv square by r. If a planet is revolving around the sun in a circular orbit in the uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F is equals to mv square by r, where m is the mass of the planet, v is the speed and r is the distance. Thus, Newton concludes that the centripetal force, which is a force acting on the planet, and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planets and the sun. Newton identified this force with the force of gravitation and postulates the inverse square law of gravitation. This gravitational force is much weaker than other forces in the nature, but it controls the universe and decides its future. This is possible because of the huge mass of the planets, stars, and the other constituents of the universe. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Will the velocity of a stone throw vertical upward remain constant or it will change with time? जो किसी स्टोन की वेलोसिटी, जिस स्टोन को हम ऊपर फेंकेंगे, क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? And how will it change? अगर चेंज होगी तो कैसे? Why does the stone move up all the time? कैसे स्टोन हर वक्त मूव करेगा? Why does it fall down after reaching a certain height? और कैसे एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद वो कैसे नीचे आ जाएगा स्टोन? What does its maximum height depend on? उसकी जो मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करेगी? The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट को यानी अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट द सेंटर। जो
जो सेंटर ऑफ द मास है अर्थ का, वो सिचुएट करता है सेंटर पे है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा अर्थ के सेंटर पर होगा। Just because of this force, just because of gravitational force, an object fall vertically downwards on the earth. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, नीचे गिरेगा अर्थ पर। सिमिलरली when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down or reduce its velocity. जैसे हम किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। Due to the constant downward pull, the velocity becomes zero after a while. So नीचे खींचने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। द पुल कंटिन्यू टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर दिस इन्फ्लुएंस। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ एक्सर्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट नियर इट। अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है जितने भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास है। According to the Newton's second law of motion, a force acting on a body result in its acceleration. न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो किसी भी एक बॉडी पर एक्ट करेगी जो स्पेसिफिक बॉडी हमने दिया, जो ऑब्जेक्ट लिया है। Thus the gravitational force due to the earth on the object results in its acceleration. So जो gravitational force है वो acceleration की वजह से भी होगा। This is known as acceleration due to gravity and it is denoted by g, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। What would happen if there were no gravity? क्या होगा अगर यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होगी? What would happen if the value of g was twice as larger? क्या होगा अगर g, कैपिटल G की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी तो? हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पर हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालेंगे स्मॉल जी से, जिसका मास है m, जो कि जिसके डिस्टेंस है r। सो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन इज फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G m by r square. Here m is the mass of the earth. F is equals to mg. So mg is equals to gmm by r square. So g की वैल्यू हो गई gm by r square. So if an object is situated on the surface of the earth, r is equals to the radius of the earth. So यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी 9.77 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। This acceleration depend only on the mass m and the radius r of the earth, and so acceleration due to gravity at a given point on the earth is the same for all the object. It does not depends on the property of an object. So जो acceleration depend करता है वो mass पर और radius पर depend करता है, ना कि किसी object की property पर। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।